हेडलाइंस के प्रायोजक हैं पंजाब नेशनल बैंक। को मिली मामूली राहत, तेल कंपनियों ने 85 पैसे लीटर कम किए दाम। ओलंपिक मेडल विजेता बॉक्सर विजेंदर को बड़ी राहत, खेल मंत्रालय ने नाडा को दिया डोपिंग टेस्ट लेने के आदेश। दीपक भारद्वाज हत्याकांड में पुलिस के हाथ लगी बड़ी कामयाबी, सरेंडर करने आए दोनों शूटर गिरफ्तार। शीला के घर की तरफ कूच कर रहे केजरीवाल समर्थकों को पुलिस ने रोका, सीएम को सौंपना चाहते थे 8 लाख लोगों के शिकायत पत्र। ब्लड कैंसर की सस्ती दवाएं मिलने का रास्ता साफ, स्विस कंपनी नोवार्टिस की पेटेंट याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज। और रॉयल चैलेंजर्स के कप्तान विराट कोहली के घर के बाहर प्रदर्शन, वेतन न मिलने से नाराज किंगफिशर के कर्मचारियों ने किया विरोध। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं पंजाब नेशनल बैंक। नमस्कार, महाबहस में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। कल भारतीय जनता पार्टी की राजनाथ की टीम का ऐलान हुआ और मोदी को पार्लियामेंट्री बोर्ड में जगह मिल गई। उसके बाद देश भर में बवाल हो गया। कांग्रेस के नेता ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अपने को डुबाने के रास्ते पर अग्रसर हो गई है। आज गोविंदाचार्य सरीखे, जो बीजेपी के हिमायती माने जाते थे, उन्होंने कहा कि समावेशी राजनीति करने वालों को ही जगह मिलनी चाहिए। ये ठीक नहीं हो रहा है। हर हलकों से आवाज आ रही है। क्या राजनाथ की ये नई टीम बीजेपी की नैया पार लगा पाएगी? आज इसी मुद्दे पर महाबहस की शुरुआत करेंगे। एक रिपोर्ट पहले देखिए आप। बीजेपी के मुखिया राजनाथ सिंह ने काफी माथापच्ची के बाद अपनी नई टीम का ऐलान किया, जिसमें राजनाथ ने पार्टी के सभी धड़ों को साथ लेकर चलने की पूरी कोशिश की है, क्योंकि राजनाथ एक बार फिर से अपने ऊपर हराने वाले अध्यक्ष का टैग लगाना नहीं चाहते। लेकिन राजनाथ की नई टीम में सबसे ज्यादा चर्चा में जो नाम है वो है गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी का, क्योंकि वो अकेले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनको पार्टी के संसदीय बोर्ड में शामिल किया गया है। इतना ही नहीं, मोदी अपने खास लोगों को भी नई टीम में जगह दिलवाने में कामयाब हुए हैं, जिनमें एक नाम आता है अमित शाह का, जिन पर मोदी की मुहर जग जाहिर है। बीजेपी की नई टीम में मोदी का दबदबा गुजरात तक ही सीमित नहीं रहा। वरुण गांधी को पार्टी का महासचिव बनवाने के लिए राजनाथ ने मोदी की पैरवी कराई, जिसका नतीजा निकला कि तमाम विरोधों के बाद भी वरुण गांधी को बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई। नई टीम ने ऐसे कई सवाल खड़े किए हैं जो जवाब दे रहे हैं कि आने वाले दिनों में बीजेपी की केंद्रीय राजनीति में मोदी की भूमिका बड़ी होने जा रही है। बीजेपी की नीति निर्धारक संस्था संसदीय बोर्ड में जिस तरह से मोदी की छवि का दबदबा दिखा, उससे आने वाले दिनों में बड़े नतीजे देखने को मिल सकते हैं। खैर, राजनाथ ने नई टीम बनाते वक्त पार्टी के सभी धड़ों को साथ लेकर चलने की पूरी कोशिश की है। टीम बनाने में राजनाथ ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, लाल कृष्ण आडवाणी, अरुण जेटली, नरेंद्र मोदी, किसी की नाराजगी मोल लेने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। इसकी वजह से टीम गुटों के लिहाज से तो फिलहाल संतुलित नजर आ रही है। बेशक इस टीम के कप्तान का नाम कागजों में राजनाथ सिंह लिखा हो, लेकिन जब ये टीम मैदान में जीतने के इरादे से उतरे तो इस टीम की पैरवी नरेंद्र मोदी करते नजर आए तो हैरान होने की जरूरत नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, आजाद न्यूज। लोगों को यह समझ में नहीं आ रहा है कि ये मोदी की राष्ट्रीय टीम है या राजनाथ सिंह की राष्ट्रीय टीम है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये मोदी की राष्ट्रीय टीम है। अंबिका जी से शुरुआत करेंगे। अंबिका जी, ये तो अब संभावित था गुजरात के चुनाव के बाद कि मोदी के कद को बढ़ाया जाएगा और केंद्रीय राजनीति में उनको एक कमान सौंपी जाएगी और एक प्रकार से इशारा होगा कि मोदी के नेतृत्व में हम ये 2014 लड़ने जा रहे हैं। मैं 3 बातें बोलूंगा जी। देखिए, मोदी जी पहले भी पार्लियामेंट्री बोर्ड में थे जी। और मैं ऐसा कतई नहीं मानता हूं कि पार्लियामेंट्री बोर्ड में आने से उनका मोदी जी का कद बढ़ा है। देखिए, मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का फर्स्ट चॉइस है। कांग्रेस में कुछ विशेष घबराहट इसलिए है कि उनको लग रहा है कि शायद मोदी वाकई प्रधानमंत्री के कैंडिडेट बन जाए और उनको किसी से डर है तो मोदी से है, ऐसा मैं मानता हूं। लेकिन कांग्रेस की बातें छोड़िए, आम जनता की भी बातें छोड़िए, बीजेपी कार्यकर्ता की भी बातें छोड़िए। गोविंदाचार्य एक इनसाइडर रहे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी में। उनकी राय, उनकी सोच हम सब जो बात कर रहे हैं इससे बिल्कुल भिन्न है। उनका मानना है कि मोदी जी आ गए, इसका तात्पर्य ये नहीं लगाना चाहिए कि वो प्रधानमंत्री के कैंडिडेट बनेंगे। इसके उलट वो ये कह रहे हैं कि अल्टीमेटली भारतीय जनता पार्टी भी अपने अंदर से कोई मनमोहन सिंह ढूंढेगा
और उसको प्रधानमंत्री का कैंडिडेट बनाएगा ताकि कोई समावेशी राजनीति की कोई संभावना हो। मतलब इसमें कुछ और दूसरे डार्क हॉर्स हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, और राजनीति में कभी भी हो सकता है। देखिए, कोई भी मजबूत व्यक्तित्व को पहले अंदर ही विरोध झेलना पड़ता है। मोदी जी को झेलना पड़ रहा है, ये सबको, ये छिपी हुई बात है नहीं। तो ऐसा जिसपे सब कोई नाम हो, अग्री कर जाए। राजनाथ जी पे सब कोई अग्री कर गए तो राजनाथ जी अध्यक्ष बन गए। गोविंदाचार्य जी का इशारा है कि राजनाथ जी भी प्रधानमंत्री के कैंडिडेट हो सकते हैं। मोदी को पार्लियामेंट्री बोर्ड में मिल गया कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन बाकी जो दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री थे, शिवराज सिंह के मुद्दे पर कहा जा रहा था कि शिवराज सिंह को शामिल किया जाए और आडवाणी खुद उनके लिए बैटिंग कर रहे थे, वो बात नहीं चली। वो इसलिए नहीं चली कि देखिए, संघ का काफी दबदबा फिर से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हो गया है, और मोदी जी का आना, मोदी जी के फेवरेट अमित शाह का आना, राव का आना, ऐसे कई एलिमेंट्स हैं जिसमें मैं समझता हूं, जैसा जानकार लोग बताते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का डायरेक्ट इंटरफियरेंस है। आप कुछ कहना चाहेंगे कमल जी? देखिए, मुझे ये चीज नहीं लगती है कि आज की तारीख में जैसे थर्ड फ्रंट में तय नहीं हो सकता कि कौन प्रधानमंत्री होगा, बीजेपी में भी ये तय नहीं हो सकता कौन प्रधानमंत्री होगा। और पार्लियामेंट्री बोर्ड में आने से मोदी का कद बड़ा जरूर है, लेकिन उससे ये तय नहीं होता कि वो प्रधानमंत्री बनेंगे या प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। और दूसरी बात, जो गोविंदाचार्य की बात है कि गोविंदाचार्य कह रहे हैं, गोविंदाचार्य एक तरह से बीजेपी के डिसग्रंटल्ड एलिमेंट माने जाने चाहिए। वो कोई बीजेपी उनको स्वीकार करने को, मेरे ख्याल से अगर बहुत डिस्टरबेंस ना हो तब मैं बात करूं। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं, पहले आप पूछ लीजिए अगर उनको बात करनी है। नहीं, वो कुछ और बात कर रहे थे जी, बोलिए। बात करने में वो बात हो नहीं पाती है, अगर बात करनी है वो पहले बात करें। मैं आपकी बात सुन रहा हूँ जी, बोलिए। तो मेरा ये नहीं मानना है कि मोदी को पार्लियामेंट्री बोर्ड में लाने से वो प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट हो जाते हैं या प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट नहीं होते हैं। और गोविंदाचार्य की जहां तक बात है, गोविंदाचार्य के कहने से भी बीजेपी की नीति तय नहीं होती है। गोविंदाचार्य को वाजपेयी जी ने बीजेपी से हटवाया था, और उस वाजपेयी जी के प्रधानमंत्री हटने के बाद भी अध्यक्ष कई हो चुके हैं। लेकिन ये कौन सी लड़ाई है कमल जी? उमा भारती गोविंदा जी के नजदीक रही हैं, और उमा भारती अब राजनाथ जी के टीम में हैं। वो कह रही हैं कि ये टीम बड़ी मजबूत है और हम इसके लिए जी जान लगा देंगे, और गोविंदा जी कह रहे हैं कि इस टीम से बात नहीं बनेगी और मोदी को सामने रख करके कुछ नहीं होने वाला है बीजेपी का। देखिए, ये गोविंदाचार्य जी की राय है। गोविंदाचार्य खुद बीजेपी में आना चाहते हैं, तो गोविंदाचार्य जी को कोई लेने को तैयार नहीं है। कुछ कारण है उनके, तो गोविंदाचार्य जी का अपना एक प्रॉब्लम है उसमें कि वो क्या करें। बहुत सारे मंच उन्होंने चलाया, बहुत सारी चीजें की, कहीं सफलता नहीं मिल रही है। तो गोविंदाचार्य और उमा भारती को इस तरह से मिला के नहीं देखा जाना चाहिए अभी की राजनीति में। जी, उमा भारती जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि अगर उनकी व्यक्तिगत उमा भारती जी की ली जाए राय, तो आडवाणी जी प्रधानमंत्री के सबसे अच्छे कैंडिडेट होंगे। आज उन्होंने बयान दिया है। नहीं, ये वही उमा भारती हैं जो आडवाणी जी को सरे राह एक प्रकार से अपमानित करके पार्टी से वापस गई। नहीं, वो उनका बाद में एक बार उनका गुस्सा था, लेकिन ऐसा नहीं कहा जाना चाहिए। देखिए, जितने भी अभी बीजेपी में बड़े नेता हैं वो सब आडवाणी जी के बढ़ाए हुए हैं, चाहे वो उमा भारती हो, चाहे वो अरुण जेटली हो, चाहे वो सुषमा स्वराज हो, चाहे वो अनंत कुमार हो। जो भी बड़े नेता हैं वो आडवाणी जी के, और आडवाणी जी की एक खासियत उस समय मानी जाती थी, आइडियोलॉजिकल फ्रंट पर आडवाणी जी जरूर गड़बड़ किया आडवाणी जी ने, लेकिन बीजेपी को खड़ा करने में, नेताओं को फेस देने में आडवाणी जी का एक बड़ी भूमिका रही है। तो आडवाणी जी को सब मानेंगे।